इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर हमारे चैनल को आप शेयर कीजिएगा क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस रोज़ लेकर आते रहते हैं। जियो पॉलिटिक्स के हवाले से मैं रोज़ इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली इस टाइम जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत के बड़े अहम दौरे पर मौजूद हैं। ये दौरा 2 दिन का था, 12 और 13 जनवरी का। कल जर्मन चांसलर इंडिया तशरीफ़ लाए जहां पे उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी से हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी और जर्मन चांसलर ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी डिफरेंट मीटिंग्स की हैं जिसमें डिफेंस को लेके, ट्रेड को लेके, ख़ास तौर पे जियो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, यूक्रेन रशिया वॉर जो है, इंडियन ओशन, चाइना, इन सारे मामलात को लेकर बहुत सारी गुफ्तगू की गई है। और उसके बाद हमारे सामने कुछ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जिसके बाद ये वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त भी मुझे ये कह रहे थे कि भारत और जर्मनी जो है वो आने वाले कुछ दिनों में एक न्यूक्लियर सबमरीन डील की तरफ जा रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया क्या हासिल करना चाहता है इंडियन ओशन में। मैप्स भी आपको दिखाऊंगा, अपने आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो को हम लोग जो है वो बाकायदा शुरू करते हैं। तो इस टाइम तो एक तरफ इंडिया में जर्मन चांसलर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारे पास कुछ टॉप ऑफिशियल्स, जो टॉप इंडिया और जर्मन ऑफिशियल्स हैं, जो कि इंडिया और जर्मनी के दरमियान जो सबमरीन्स की डील्स हो रही हैं उस डील्स के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझते हैं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अखबारात को नाम बताए बगैर कुछ बयानात दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। याद रखिएगा, इंडिया जर्मनी से न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं ले रहा। इंडिया जर्मनी से डीजल या आप कह सकते हैं कि नई तरह की सबमरीन्स आई हैं जिनका जो इंजन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रपल्शन इंजन होता है। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है, लेकिन दे आर आल्सो वेरी बेस्ट गुड काइंड ऑफ सबमरीन्स जो कि इंडिया की सुपरमेसी बढ़ा सकती हैं अगर इंडिया को ये सबमरीन्स हासिल हो जाए। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अ टॉप ऑफिशियल सेड ऑन मंडे यानी yesterday that India negotiations with Germany to buy 6 conventional submarines for the Indian Navy is proceeding positively, but the deal has not been concluded yet. The value of the deal is approximately 8 billion US dollars. तो जो ऑफिशियल्स हैं इस टाइम वो ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल डील फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन ये बात जो है वो समझने में आ रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये डील फाइनल हो जाएगी। याद रहे कि जर्मनी की जो टॉप लीडरशिप है वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर सबमरीन, ये सॉरी जो सबमरीन्स हैं, जो आप दोजे हैं, न्यूक्लियर तो नहीं होंगी ऑब्वियसली, ये इसमें जो रिएक्टर्स न्यूक्लियर नहीं लगे होंगे, लेकिन फिर भी दे आर वेरी बेस्ट इन देयर ओन काइंड, जर्मन मेड होंगी जो भारत को मिलेंगी अगर ये 8 बिलियन डॉलर की डील साइन हो जाती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इससे इंडिया अपनी जो इंडियन ओशन रीजन में ब्लू वाटर नेवी की तरफ अपने लिए ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब आने वाले वक्त में प्रॉबेबली इंडिया पूरे कर सकता है। एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि अगर इंडिया और जर्मनी की सबमरीन्स की डील हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या इंडिया को एडवांटेज हासिल हो सकते हैं और किन किन चीज़ों में फिलहाल बात की जा रही है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इफ दिस डील कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन्स, दिस डील इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर सबमरीन प्रोडक्शन, सिग्नलिंग अ न्यू ईरा ऑफ डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन टू नेशंस। अब बात यह है कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो इस डील में इंडिया को एक एडवांटेज हासिल हो जाएगा कि जर्मनी इंडिया को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया आने वाले टाइम पे अपने मुल्क के अंदर भी इस तरह की सबमरीन्स बना सकता है। ऑब्वियसली एक सबमरीन को बनाने में बहुत अरसा दरकार होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है सबमरीन्स की। और इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी जो नेवल वॉरफेयर है या जो नेवल फोर्स है उसको और एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है इंडिया से, भारत से, कि इंडो पैसिफिक में ख़ास तौर पे इंडिया अमेरिकी इंटरेस्ट का ख़ास तौर पे ख्याल रखे और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी जो एनवायरनमेंट है उसमें अपनी बर्तरी को जो है वो सामने रखे ताकि कल को चाइना इस सारे इलाके में जो है वो खुद को लेकर ना आए। सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगली इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जर्मन चांसलर जो हैं मिस्टर मर्ज, इनकी आपस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कुछ तबादला ख्याल किया गया। मैं आपको समझाता हूं कि इस मीटिंग में हुआ क्या है। विद डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज
being a key item on the agenda of the summit meeting between Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz in Ahmedabad. बात किस किस मामले में हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जर्मन चांसलर मर्ज साहब की अहमदाबाद में? उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो है वो बात की गई है सिक्योरिटी इश्यूज़ पर। अब सिक्योरिटी इश्यूज़ में कौन कौन से मामला हैं इस टाइम? अगर इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज़ को देखें तो उसको इस टाइम चाइना का सबसे बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन मेजर इस टाइम इंडिया जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहा है अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। फिर इंडिया को कौन सा सिक्योरिटी का मसला है? इंडियन ओशन में चाइना अपनी बढ़तरी कायम करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका सिक्योरिटी का मसला है। तो ये दो मेजर मसले इंडिया इस टाइम सिक्योरिटी वाइज फेस कर रहा है जो उसने शेयर किए हैं जर्मनी के साथ। दूसरी जानिब जर्मनी को कौन से सिक्योरिटी के मसले हैं? जर्मनी को सिक्योरिटी का एक ही मसला है, वो है रशिया का। अब ऑब्वियसली इस मीटिंग में भारत ने अपने मसाइल जो हैं वो बताए होंगे जर्मनी को कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये आपसे रिक्वायरमेंट्स चाहिए और मैंने अपनी फ़ौज को, अपने डिफेंस को, सारे मामलात को जल्दी से जल्दी बेहतर करना है। जबकि जर्मनी ने भी अपनी तरफ से ये बताया होगा कि देखिए ठीक है आपके मामलात हमें पता है, हम भी जो हैं वो रशिया को लेके बड़े परेशान हैं, रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई की हुई है, हमें भी वो धमकियां देता आ रहा है, तो आप रशिया से तेल लेना ख़त्म करें, तेल लेना बंद करें ताकि रशिया की इकॉनमी कमज़ोर हो और ये जंग ख़त्म हो। और जो इस टाइम नेटो, ख़ासतौर पे यूरोपियन नेटो के ऊपर जो इस टाइम ख़तरा मंडला रहा है कि कभी भी रशिया यूरोपियन कंट्रीज़ पे अटैक कर सकता है, वो ख़तरा जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और रशिया की सुपरमेसी को जो है वो चैलेंज किया जाए। तो दोनों तरफ से जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बट दोनों की नौयत डिफरेंट है। जर्मनी के अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से और भारत के जो हैं वो बहुत अच्छे ताल्लुकात रशिया से हैं, तो दोनों का कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो आता है। बट कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ पे जर्मनी और इंडिया दोनों का इंटरेस्ट म्यूचुअल हो उस चीज़ को आगे लेकर जाया जाए ताकि मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि क्या वजह है भारत अपनी सबमरीन्स जो हैं वो को इंक्रीज करना चाह रहा है? असल में मसला क्या है? इससे पहले कि मैं आपको इंटरेस्टिंगली चीज़ बता सकूं, भारत जो है उसके पास करंटली 20 सबमरीन्स हैं। जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक 20 आबदोज़ें हैं भारत के पास, जिसमें से 2 जो हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, यानी वो स्टेल्थ हैं, उनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। और जो 17 से 18 सबमरीन्स हैं वो बेसिकली डीजल सबमरीन्स हैं और उनमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स तो रखे जा सकते हैं लेकिन उनको डिटेक्ट भी किया जा सकता है। 2 भारत के पास ऐसी सबमरीन्स हैं जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वजह क्या है कि भारत 28 सबमरीन्स या 30 सबमरीन्स तक जाना चाहता है, अपनी सबमरीन्स का जो ग्रुप है उसको बढ़ाना चाहता है? इससे पहले मैं बात को आगे लेकर चलूँ, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको इस सारी सिचुएशन को कंक्लूड करके एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं ताकि आपको ये बात समझ आए कि क्या वजह है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स लेना चाहता है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता है ताकि हम इवेंचुअली ताकि हम नेवल वॉरफेयर की बात करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो आई एम जस्ट शोइंग यू द मैप और फिर मैं अगली बात करूंगा। ओके, सो ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया है। इंडिया के पास जो इस टाइम सबमरीन्स का नंबर है वो तकरीबन 20 है, 20 सबमरीन्स है इंडिया के पास, जिससे इंडिया इस पूरे इलाके को जो ये सारा इलाका है, अरेबियन सी हो गया, मेगाडास्कर के पास वाला सारा इलाका हो गया, ये इंडियन ओशन है, इस सारे इलाके पर इंडिया जो है वो अपनी पकड़ बनाने की और इस सारे इलाके को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर भारत की सुपरमेसी कायम रहे और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कोई चैलेंज ना किया जा सके। तो भारत के पास 20 सबमरीन्स है, लेकिन यहाँ पे बात की है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन जो नंबर है हमारे पास रिसेंटली वो ये है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन 10 सबमरीन्स हैं और आने वाले 4 सालों में पाकिस्तान 8 सबमरीन्स और ले लेगा चाइना से, जिससे पाकिस्तान की सबमरीन्स 18 हो जाएंगी। अगर इंडिया अपनी सबमरीन्स ग्रुप नहीं बढ़ाता तो फिर पाकिस्तान का जो एडवांटेज है इस रीजन में वो तकरीबन इंडिया की पैरिटी पर आ जाएगा, बराबरी पर आ जाएगा, जो इंडिया नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन में इंडिया का राज हो, कोई और कंट्री इंडिया को चैलेंज ना कर सके। दूसरी जानिब इंडिया को अब इस टाइम चाइना के साथ साथ बांग्लादेश के भी चैलेंज का सामना है, क्योंकि बांग्लादेश भी इस टाइम भारत को जो है वो चैलेंज दे रहा है, आंखें दिखा रहा है और भारत उससे भी नाराज है। सो इसलिए भी जरूरी है कि इस इलाके पर भी जो है वो अपनी पकड़ को मजबूत रखा जाए, जैसे भारत काफी अर्से से रखता हुआ आ रहा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये सारा वेस्टर्न पैसिफिक का, इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि अमेरिका ने एक मोर इंपॉर्टेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था क्वाड। क्वाड का मतलब ये है कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये सारे मिलके पेट्रोलिंग करेंगे इंडो और पैसिफिक रीजन की। इंडो पैसिफिक रीजन ये है जो कि इंडियन ओशन है और
ऑब्वियसली जो पैसिफिक है, ये सारा जो इलाका है, इस सारे इलाके की थानेदारी की जाएगी, इस सारे इलाके को पुलिस इंस्पेक्टर की तरह देखा जाएगा, जिसमें इंडिया देखेगा, ऑस्ट्रेलिया देखेगा, जापान और अमेरिका की जो नेवल फोर्सेस हैं वो देखेंगे। यानी चाइना के इन्फ्लुएंस को यहाँ पे आगे नहीं आने देना, चाइना के इन्फ्लुएंस को जो है वो इस इलाके में रोक देना है, इस इलाके में इसको आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन चाइना जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहा है, बांग्लादेश के साथ, बर्मा के साथ, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ, फिर मालदीव, श्रीलंका के साथ वो अपनी नई नई पार्टनरशिप्स कर रहा है। तो भारत को ये डर है कि कहीं जो चाइना है वो इस पूरे रीजन में अपने नए नए बेसिस ना बना ले, जिससे भारत की जो सुपरमेसी, यानी भारत अगले 10 साल में ब्लू वाटर नेवी बन सकता है, कहीं वो ख्वाब भारत का चकनाचूर ना हो जाए। सो दिस इज द थिंग विच वी आर सीइंग राइट नाउ इन ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट्स। इसमें सिर्फ इंडियन ओशन नहीं है, भारत अपनी सबमरीन्स नंबर्स को इसलिए भी बढ़ाना चाहता है ताकि कल को जब वो वेस्टर्न पैसिफिक में अपनी फौजों को डिप्लॉय करे, नेवल फोर्स को डिप्लॉय करे, तो वहां पर भी भारत के पास नंबर ज़्यादा हो और भारत को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए भारत अपनी जो सबमरीन्स के नंबर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको एडवांटेज हासिल हो। कल को जब चाइना से या किसी और कंट्री से उसका कोई भी मुठभेड़ होती है, कोई भी उसका मामला जो है वो खराब होता है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब अगली सारी बात, क्योंकि ये बात बताना आप सब लोगों को बड़ा जरूरी था कि भारत क्यों चाहता है अपने नंबर्स को बढ़ाना, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एनीवेज, अगली बात समझना जरूरी है कि जर्मन चांसलर जो है उनकी जो मीटिंग हुई है मोदी साहब से, इसमें सिर्फ डिफेंस या सिक्योरिटी की बात नहीं हुई, इसमें कुछ और बातें भी हुई हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इंटरेस्टिंगली, डिस्कशंस ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्री, जिसकी मैंने बात की है, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड एनर्जी। अब इसमें सिर्फ डिफेंस की बात नहीं हुई, इसके अलावा जो है बात की गई है क्रिटिकल मिनरल्स की। आपको पता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्वॉयर्स रखने वाला मुल्क है। आफ्टर चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, 4th नंबर पे इंडिया आता है कि इंडिया के पास दुनिया के 4th लार्जेस्ट क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स का ज़ख़ीरा है जो भारत दुनिया को बेच सकता है। तो जर्मनी भी बेसिकली अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या डिफरेंट जो सामान वो दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स का बेचना चाहता है, उसके लिए उसको क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई वो चाहता है कि उसके पास जो है वो भी क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़ख़ीरे हों या ऐसे दोस्त उसको मिलें जो उसकी हेल्प कर सकें। तो इस पर बात की जा रही है। भारत जो है वो आने वाले वक्त में प्रॉबेबली जो है वो बेच सकता है क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स जर्मनी को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाइना ने भारत पर कड़ी पाबंदी लगाई हुई है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने के लिए, लेकिन आपने ये क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिकियों को नहीं देने और आप किसी कंट्री को दे सकते हैं। लेकिन एक और बात समझना ज़रूरी है कि कल को अगर जर्मनी भी चाइनीज़ इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखता तो चाइना इंडिया को भी मना कर सकता है कि हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी के जो लाइसेंस दे रहे हैं वो हम कैंसिल करते हैं, अब आप किसी और को टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। तो क्योंकि चाइना की क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल से बहुत ज़्यादा जो है वो पकड़ है और वो नहीं चाहते कि वो इस पकड़ को जो है वो खो दें। सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स पर बात हुई है, एनर्जी पर बात हुई है। आपको पता है कि यूरोप जो है वो इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ गया है या सोलर एनर्जी पर आ गया है। भारत भी चाहता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरह या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इस टाइम सोलर एनर्जी पर आ रहे हैं फुली तौर पे 90%, तो भारत भी उस तरफ अब चल पड़े, क्योंकि जो इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है या जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो ज़रिया होता है वो बड़ा महंगा है, इट्स नॉट वेरी इजी। तो सोलर एनर्जी बड़ा आसान है, आप अपने घरों पे सोलर एनर्जी लगाते हैं या सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएं, उससे शहरों को रोशन किया जाए। तो भारत अपनी इस पॉलिसी को निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको जो है आने वाले वक्त में जो है बेनिफिट हो। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 15-20 साल का, बट कोशिश की जा रही है मोदी साहब की गवर्नमेंट की तरफ से कि भारत को एनर्जी, खासतौर पर एनर्जी को लेके जो है वो मामलात का या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सेमीकंडक्टर में भारत अपने आप को आगे लेकर जाना चाह रहा है, सेमीकंडक्टर्स बना के, ताकि नई टेक्नोलॉजीज बनाई जाएं, दुनिया को बेची जाएं। तो इंडिया इज आल्सो डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स, और वो जर्मनी के साथ इस तरह के मुआहदे कर रहा है। बट सिक्योरिटी और जो डिफेंस है उस पर ज़्यादा बात की गई है, वो इस टाइम क्रिटिकल है। सिक्योरिटी क्रिटिकल है इस टाइम जर्मनी को लेके और डिफेंस क्रिटिकल है इस टाइम इंडिया को लेके। अगली बात समझना बड़ा जरूरी है, मोदी साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि द ग्रोइंग कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज अ सिंबल ऑफ आवर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड विजन। मोदी साहब ये कहते हैं कि म्यूचुअल सिक्योरिटी और डिफेंस जो है वो हमारा भी एक शेयर्ड इंटरेस्ट है और जर्मनी का भी एक शेयर्ड इंटरेस्ट है। मैं बता चुका हूं कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जर्मनी का जो प्रॉब्लम है वो रशिया है,
इंडिया का प्रॉब्लम इस टाइम सिक्योरिटी को लेके या डिफेंस को लेके जो है वो उसकी कम होती हुई सबमरीन्स हैं वो उसको बढ़ाना चाहता है, ताकि कल को जब उसको चैलेंजेस ज़्यादा सामने आए तो वो उनको ईजिली फेस कर सके, या उसको किसी किस्म का इशू, किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है उसका सामना ना करना पड़े। दैट्स गोना बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया एंड ऑब्वियसली फॉर जर्मनी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया। अगली बात करना आप लोगों के लिए के साथ बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर मैं पिछले काफ़ी घंटों से जो रिसर्च कर रहा हूँ। अब मोदी साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वो ये कहते हैं, चांसलर, जर्मन चांसलर के साथ वो खड़े हुए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वी विल आल्सो वर्क ऑन अ रोड मैप टू इनहांस cooperation between our defense industries which will open up new opportunities for co-development and co-production। अब भारत जो है वो क्या चाहता है, जरा समझिएगा। भारत ये चाहता है कि वो मेड इन इंडिया पे फोकस कर सके और वो सारी की सारी चीजें भारत में बनाए। इसलिए भारत ये चाहता है कि जर्मनी जो प्रोडक्ट्स भारत को सेल करेगा वो वादा भी करे कि कल को भारत वो सारी प्रोडक्ट्स भारत में बनाने के काबिल हो सकेगा। इसलिए तो भारत ये डील्स ले रहा है, इसलिए तो भारत रफाइल इतने सारे फाइटर जेट्स क्यों लेना चाह रहा है, ताकि कल को भारत की जरूरत ही ना पड़े भारत को किसी और कंट्री की, सारी चीजें मेड इन इंडिया में बने और इजीली इंडिया जो है वो उसकी रिलायंस दुनिया पे खत्म हो सके। क्योंकि भारत का एक और ख्वाब है, भारत का सिर्फ ये ख्वाब नहीं है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को हमेशा कंटेन करता रहे। भारत का ये ख्वाब है कि वो एक ग्रेट पावर भी बने, अपने रीजन को किसी तरह डोमिनेट करे, जो इतना आसान तो नहीं है बट नो डाउट भारत का एक ख्वाब है। एंड दैट्स वाई इंडिया जो है वो चाहता है कि जिस कंट्री के साथ भी वो डिफेंस डील करे, वो डिफेंस डील करने के बाद जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ही ट्रांसफर हो, ताकि कल को भारत और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उस, या और ज़्यादा फाइटर जेट्स या जंगी सामान उस कंट्री से ना ले, वो अपने मुल्क भारत में ही बना सके। सो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, और वो इस पर काफ़ी अरसे से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट पे पिछले 10 साल से काम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। आगे चलते हैं और आगे अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है। एक प्रोफेसर उम्मे सलमा, चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर उम्मे सलमा। प्रोफेसर उम्मे सलमा ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, और वो मैं आपको बताता हूँ इस सारी मीटिंग को लेके। वो स्टेटमेंट ये है कि दिस डिफेंस कॉपरेशन मार्क्स a transformation shift in the bilateral relations that had till now focused on economic cooperation and inaugurated a new chapter on a scaled up defense engagement। तो प्रोफेसर जो उम्मे सलमा है वो ये कहती हैं कि भारत और इस टाइम जो जर्मनी का डिफेंस कॉपरेशन है, ये डिफेंस कॉपरेशन जो है ये बहुत क्रिटिकल है और इससे नए चैप्टर्स भी आने वाले टाइम पे खुलेंगे। ऑब्वियसली जब भारत जर्मनी के साथ नई नई बड़ी डिफेंस डील करेगा, याद रहे भारत और जर्मनी इससे पहले कोई इतनी बड़ी डिफेंस डील नहीं कर सके, ये पहला वक्त है कि इतनी बड़ी डिफेंस डील जो है वो भारत इस टाइम जो है वो करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज दैट कि भारत जो है वो $8 बिलियन की तकरीबन 6 जो सबमरीन्स है वो आने वाले टाइम पे लेगा। सो दैट्स गोना बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया एंड दैट्स गोना बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर जर्मनी, क्योंकि जर्मनी को भी इससे बेनिफिट होगा। और दूसरी बात है कि इससे पहले जर्मनी जो था वो भारत को एमुनेशन भेजता था, फाइटर जेट्स के पार्ट्स भेज देता था, इससे ज़्यादा कोई जर्मनी डिफेंस को लेकर भारत के साथ कॉपरेशन कर नहीं रहा था। तो भारत ने भी अपने मसल्स जो है वो फ्लेक्स किए एंड नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स कैपेबिलिटीज मच बेटर। पाकिस्तान, चाइना इस सारे मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं। आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तान ने भी हंगूर क्लास सबमरीन्स ऑर्डर्स किए, जिसमें से 4 जो है वो पाकिस्तान में बनेंगी, 4 चाइना में बनेगी। तो प्रेशर जो है वो इंडिया पे था। मैं बहुत सारे इंडियन जो मीडियन आउटलेट, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको मैं सुन रहा था, वो भी ये बात कर रहे थे कि हंगूर क्लास सबमरीन्स आने के बाद जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी भारत जो है वो कोशिश करेगा कि जितना जल्दी हो सके वो भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम 10 सबमरीन्स हैं, भारत के पास 20 हैं। अगर पाकिस्तान 8 और लेके 18 पे आ जाता है तो पैरिटी तो ऑलमोस्ट वहीं पे है, पैरिटी तो फौरन आ जाएगी पाकिस्तान की इंडिया के साथ। इसलिए इंडिया चाहता है कि वो एज लेने के लिए ज़्यादा सबमरीन्स ले। लेकिन दूसरी जानिब चाइना जो है वो भी इन सारी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं और वो भी डेफिनेटली जो है वो आने वाले वक्त में आपको अपनी डिप्लॉयमेंट करता हुआ दिखाई देगा एज फार एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओशन। एनीवेज आगे चलता हूँ बात में। अगली बात बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शायद आप लोगों को इस बारे में ना पता हो या शायद पता हो, बट मैं फिर इस चीज़ में आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ कि इस टाइम इंडिया और जर्मनी की जो बायलैटरल ट्रेड है वो अराउंड $50 बिलियन की है, यानी $50 बिलियन जो है
वो ट्रेड में है, जिसमें से ऑब्वियसली इंडिया को डेफिसिट है क्योंकि इंडिया ज़्यादा सामान जर्मनी से मंगवाता है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया भी जर्मनी को सामान बेचता है। तो ऑलमोस्ट $50 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जर्मनी को क्या एक्सपोर्ट करता है और जर्मनी इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है, जरा सुनिएगा। इंडिया जर्मनी को जो एक्सपोर्ट्स करता है उसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इक्विपमेंट है, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, गारमेंट्स इंडिया का बड़ा अच्छा है, टेक्सटाइल्स सेक्टर बड़ा अच्छा है, फिर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो है। तो ये इंडिया सामान सारा जो है ये इस टाइम जर्मनी को सेल करता है। अगली बात, जर्मनी इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है सामान, वो भी सुनिएगा। जर्मनी इंडिया को बेचता है मैकेनिकल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट सेल करता है, जो कि ऑब्वियसली प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद एरोस्पेस पार्ट्स जो है वो सेल किए जाते हैं इंडिया को, जिसमें आपने देखा कि बड़ी बड़ी जब शटल्स उड़ती हैं, जब खिला में जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो होते हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है जर्मनी के साथ, जो बड़े महंगे होते हैं बाय द वे। फिर ऑटो मोटिव एंड व्हीकल कंपोनेंट्स जो हैं वो जर्मनी एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और फिर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिकल डिवाइसेस जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मिलती हैं जर्मनी की तरफ से इंडिया को। तो दोनों तकरीबन हर साल $50 बिलियन का ट्रेड करते हैं और आने वाले वक्त में इस ट्रेड को जो है वो बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जर्मन चांसलर जो थे वो इंडिया में मौजूद थे और उन्होंने बड़ा एक क्रिटिकल आइडिया जो है वो फ्लोट किया, और जो आइडिया हमारे बड़े अच्छे दोस्त आशुतोष पांडे भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EU का होने वाला है इंडिया के साथ, और EU जो है वो इंडिया के साथ भी वैसे बिजनेस करना चाहती जैसे वो चाइना के साथ करती है, क्योंकि चाइना और EU की तो यूरोपियन यूनियन की तो बहुत बड़ी ट्रेड डील है अराउंड $700-800 बिलियन की। तो इंडिया भी चाहता है कि इस तरह का कोई मामला हो। फिलहाल इंडिया 140-150 बिलियन की ट्रेड करता है। अगर सारे आप यूरोपियन कंट्रीज को मिला लें तो इंडिया 140-150 बिलियन की ट्रेड करता है। तो EU के कंट्रीज चाहते हैं कि ये ट्रेड 300-400 पे जाए, ताकि EU की जो रिलायंस है इस टाइम चाइना के ऊपर, वो रिलायंस कम होके इंडिया के ऊपर आ जाए। तो बेसिकली EU जो है वो इस फोकस पर आने की कोशिश कर रहा है। वी डोंट नो कि आने वाले दिनों में क्या होता है, बट EU ये चाहता है कि चाइना से रिलायंस कम करके इंडिया पे रिलायंस की जाए, ताकि जो चाइना अपने एडवांटेजेस ले रहा है, ताकतवर कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है, वो उस चीज़ को जो है पुश बैक किया जाए। इसलिए इंडिया से बात की जा रही है कि हम आपको भी चाइना की तर्ज की या चाइना के रेप्लिका के तौर पे हम आपको देखना चाहते हैं। इसलिए बात की जा रही है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, कि इंडिया को FTA के अंदर लाया जाए, ताकि इंडिया से वो बेनिफिट्स लिए जाएं जो चाइना से लिए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि चाइना का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अराउंड $350 बिलियन का है, जिससे हर साल नुकसान होता है यूरोपियन यूनियन को, तो वो इंडिया को उसके काउंटर में लाना चाह रहे हैं। एनीवेज, अब जो फ्रेडरिक मर्ज हैं इस टाइम जर्मन चांसलर, वो ये कहते हैं, ही आल्सो कॉल्ड फॉर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन to finalize a free trade agreement, warning that a rise in global protectionism threats both nations economic growth। अब जो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया को जो है वो यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आना चाहिए, ताकि इंडिया डिफेंस डील्स तो कर रहा है, कल को इंडिया इकोनॉमिक कुशन के तौर पर भी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ आए। क्योंकि इस टाइम जो प्रोटेक्शनिज्म, जो ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म, यानी जो अमेरिका इस टाइम दुनिया को टैरिफ्स आयद कर रहा है, चाइना जो है वो यूरोप का एडवांटेज हासिल कर रहा है, तो ये सारे के सारे मामलात में इंडिया से बेनिफिट लिया जाए और इंडिया को एक नए काउंटर के तौर पर जो है वो पेश किया जाए इन दोनों नेशंस के आगे। अब क्या इंडिया की ट्रेड एग्रीमेंट की डील इस महीने के आखिर में, जनवरी के आखिर में हो पाएगी या फरवरी के स्टार्ट में हो पाएगी, वी डोंट नो, बट बातें जो है वो चल रही हैं एंड दोनों साइड्स जो है वो पॉजिटिव हैं कि ये मामलात आगे कहीं ना कहीं जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का फैक्टर बड़ा क्रिटिकल है। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया के 7 से 8 कंट्री के साथ डिफेंस डील्स कर रहा है, और ऑब्वियसली जो पैसा पाकिस्तान में आएगा डिफेंस का $12 से $15 बिलियन का अगले 3-4 साल में, उससे पाकिस्तान भी नई सबमरीन्स ले सकता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात भी की जा रही है, प्रॉबेबली चाइना शायद पाकिस्तान को आने वाले 3 या 4 साल में एक कम से कम न्यूक्लियर सबमरीन सेल करे या लीज पे दे। इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं, कंफर्मेशन नहीं है, बट पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि इन सारे मामलात की तरफ जाए। कुछ इंटरेस्टिंग सवालात जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, फिर मैं आपके कमेंट्स लूँगा और फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। पहला इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हाउ विल द प्रोपोज्ड $8 billion submarine deal with Germany impacts the strategic balance in the Indian Ocean, especially considering ongoing regional tensions। अगर जर्मनी भारत को
ये डील दे देता है और भारत को 6 से 7 सबमरीन्स मिल जाती हैं इंडियन ओशन के लिए, तो फिर रीजनल बैलेंस, जो ओशन का बैलेंस है इंडियन ओशन का, उसमें जो टेंशन हैं वो कैसे भारत बैलेंस करेगा। तो नो डाउट कि भारत के पास अगर अगले 3-4 साल के अंदर जो है वो 7 से 8 नई सबमरीन्स आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली भारत पहले भी एडवांटेज में है और ज़्यादा वो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करेगा। लेकिन याद रखिएगा, चाइना जो है वो इंडियन ओशन में आने की भरपूर कोशिश कर रहा है, फिर चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंट नेपाल हो, अगर हम प्रॉपर तौर पे ओशन की बात करते हैं तो मालदीव्स हो। तो ये कंट्रीज इस टाइम कहीं ना कहीं चाइनीज़ कैंप में हमें नज़र आते हैं और चाइना ये चाहता है कि वो अपनी जो है वो बढ़त को साबित करता रहे। उसको बढ़त ना देना इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इंडिया ये चाहता है कि वो नई सबमरीन्स ले और आने वाले जो रीजनल चैलेंज हैं उसको उसके खिलाफ जो है वो लड़ाई कर सके। सेकेंड इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि व्हाट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मीनिंग्स आर प्लान्ड अंडर द सबमरीन डील एंड हाउ विल इंडिया इंश्योर इफेक्टिव इंडिजीनियस प्रोडक्शन एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। सवाल यह है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इंडिया को दी जा रही हैं और आने वाले टाइम पे इंडिया कैसे मेंटेन करेगा अगर उसको ये 7 से 8 सबमरीन्स मिल जाती हैं। इसका जवाब ये है कि भारत जो है वो ये चाहता है कि जो सबमरीन्स भारत को मिलें, जर्मनी दे, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर हो, ताकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले वक्त में भारत के अंदर ही मेड इन इंडिया के तौर पे इन सबमरीन्स को दोबारा से रेप्लिकेट करे या कोई ज्वाइंट वेंचर करे और फिर इनकी मेंटेनेंस करे। तो भारत तो ऑलरेडी ये चाहता है कि एक दफ़ा उसको ये डील मिल जाए तो वो उस डील को पकड़ के रखे, कस के पकड़ ले और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करवाए ताकि ये सारी चीज़ें भारत के अंदर बने। तो भारत इस टाइम इस डील को इस तरह लेकर जाते हुए देख रहा है। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये कि हाउ माइट इंडिया balance its growing defense ties with Germany, EU, while maintaining its existing strategic partnership with one of the other major powers such as Russia। सवाल यह है कि भारत एक तरफ जर्मनी के ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, नए नए वेपन्स की तरफ जा रहा है, तो कैसे भारत जो है वो EU, जर्मनी या रशिया के साथ बैलेंसिंग करेगा। क्योंकि आपको पता है जर्मनी तो रशिया को थ्रेट समझता है, जर्मनी तो भारत को भी ये कहता है कि आप रशियन तेल जो है वो ना लें। यूक्रेन की जंग में रशिया तेल जो है वो उनको हेल्प आउट हो रहा है, वो तेल आपको बेचते हैं और उससे पैसे लेके नए हथियार बनाते हैं और फिर यूक्रेन की पिटाई करते हैं। यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, डॉनस्टैक यूक्रेन के हाथ से जाने वाला है और इलाके यूक्रेन के हाथ से जाने वाले हैं, तो ऐसा काम मत करें। बट भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को खुश रखें। अगर हम भारत की पॉलिसी 1947 प्राइम मिनिस्टर नेहरू से लेकर चलते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की तरह भारत ने अपनी स्ट्रेटजी चलाई है जो शायद अब काम नहीं आ रही, बट एटलीस्ट 2015 तक भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की पॉलिसी थी वो बड़े अच्छे से चल रही थी। बट जो ही भारत ने 2015 में अमेरिका से पक्का हाथ मिलाया और कहा कि अब हम आपकी तरफ हैं, हम आपके साथ देंगे, हम चाइना को कंटेन करेंगे, तो अमेरिका समझा कि मेरी हर बात इंडिया मानेगा। बट उसमें रशिया जो था वो नहीं था। भारत के ताल्लुकात हमेशा से रशिया से बहुत अच्छे रहे हैं और बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भारत रशिया के साथ भी नहीं छोड़ेगा। ऑल दो भारत रशिया से नहीं लेगा ऑयल, लेकिन एक बात है कि जो वेपन्स के मामलात हैं उसमें भारत जो है वो वेपन्स के मामलात में रशिया को हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरू से एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को लेकर चलता आ रहा है। वो हमेशा कोशिश करता है कि हर कंट्री जो मेजर पावर्स हैं सब मेजर पावर से ताल्लुकात बेहतर रखें, माइनस चाइना। चाइना के अलावा उसके ताल्लुकात सब मेजर पावर से अच्छे हैं, एटलीस्ट एडवर्सशिप नहीं है, और वो हर मेजर कंट्री से वेपन्स लेने की बात करता है, असला लेने की बात करता है, ताकि उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक कंट्री पर ना रहे। इसलिए भारत अब यूरोप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। फ्रांस की तरफ तो वो था ही, अब जर्मनी की तरफ भी जा रहा है, कल को वो यूनाइटेड किंगडम से भी वेपन्स लेने की बात कर सकता है। ये चीज़ें हमें आने वाले वक्त में और ज़्यादा साफ हो जाएंगी और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि रिगार्डिंग द डिस्कशंस ऑन यूक्रेन, हाउ डू इंडिया एंड जर्मनी रिकॉन्साइल देयर different geopolitical interest and stances while cooperating on broader security issues। सवाल ये है कि भारत और इस टाइम जर्मनी के यूक्रेन को लेके पॉइंट ऑफ व्यू बड़े डिफरेंट हैं। यूक्रेन को लेके भारत खुलेआम कभी भी रशिया की बुराई या रशिया को नहीं कंडेम करता, जर्मनी खुलेआम कंडेम करता है। और जर्मनी भारत को ये कहता है कि आप रशिया की तरफ टिल्ट मत करें, बट भारत ये कहता है कि मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, मैं किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ नहीं सकता। और ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भारत जर्मनी से जो सबमरीन्स खरीदने वाला है इसमें भारत जर्मनी को पैसे देगा $8 बिलियन।
तो आते हुए पैसे आते हुए $8 बिलियन जर्मनी को क्यों बुरे लगेंगे? तो कहीं ना कहीं वो अपने डिफरेंसेस को पीछे रख के जो अभी उनको डील मिल रही है, ये डील डेफिनेटली जर्मनी लेगा, ताकि कल को यही पैसे इस्तेमाल करके रशिया के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया जाए और डेफिनेटली रशिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए, या नेटो की फौजों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिका अब नेटो से बड़ा बेजार आ चुका है, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज से, और वो अपने तर्ज की नई एक अप्रोच लेकर दुनिया के सामने आ रहा है। आखिरी सवाल है, फिर मैं आपके कमेंट्स लेता हूँ, और आखिरी सवाल ये कि हाउ विल द इनहांस डिफेंस कॉपरेशन शेप मेक इन इंडिया initiative particularly in fostering domestic defense manufacturing capabilities। भारत मेड इन इंडिया को लेकर पिछले 10 साल से एक बात कहता आ रहा है कि वो हर चीज़ इंडिया में बनाएगा, चाहे फिर वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, खाने पीने का सामान हो, केमिकल्स हो, इवन डिफेंस इक्विपमेंट हो। तो क्या इस सारे मामला से ये नई जो डिफेंस डील हुई है, इस डिफेंस डील से भारत मेक इन इंडिया के उस एस्पेक्ट पर पहुंच जाएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे जो डिफेंसिस का सामान है, फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स है, एमिनीशन है, क्लैशनकोव्स या डिफरेंट जो स्नाइपर्स, या वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, क्लस्टर बॉम्बिंग बॉम्ब्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें भारत के अंदर बना पाएगा। आसान नहीं है शुरू में, लेकिन भारत अब उस चीज़ की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगले 15 साल के अंदर ये चांसेस तय हैं कि 2040 तक भारत इस कैपेबल हो जाएगा कि अपने डिफेंस का कम से कम 60 से 70% सामान भारत अपने ही मुल्क में बनाएगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके लिए उसको अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वी डोंट नो कि कल को कांग्रेस आती है या कोई और गवर्नमेंट आती है जो कि बीजेपी के से खिलाफ करे, शायद वो इस मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को रद्द करते, वी डोंट नो, बट वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपके जो है वो कमेंट्स इस टाइम देख रहा हूँ, आप लोग जो है वो अपने अपने सवालात कर